गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मधुबन यह पाठ पढ़ा। इस पाठ के लेखक कौन है? लेखक अनुराग वर्मा जी। मधुबन मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मधुबन मतलब बगीचा, सुंदर फूलों की बाग। आप जानते हैं ना, बाग में गुलाब, मोगरा, चाफा, चमेली आदि फूल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। इसके पहले हम इस पाठ का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, मतलब इस पाठ को एक बार फिर से हम दोहराएंगे। इस पाठ में कौन कौन है, मतलब इस पाठ में कौन से कैरेक्टर्स हैं? लेखक अनुराग वर्मा जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन दोनों के बीच जो बातचीत, जो कन्वर्जेशन होता है, उसे इस पाठ में हमें बताया है। तो इस पाठ में लेखक अनुराग जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मतलब मुलाकात, इंटरव्यू। तो यहाँ पर लेखक अनुराग जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लेते हैं। यह मुलाकात लेते समय, मतलब यह इंटरव्यू लेते समय लेखक डॉक्टर जी को कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनके उत्तर डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह से देते हैं। इस मुलाकात से लेखक अनुराग वर्मा जी को मालूम हुआ कि डॉक्टर रामकुमार जी 15.5 साल के थे, तभी से उन्होंने आंदोलन में भाग लेने का प्रयत्न किया था। वह स्कूल भी नहीं जाना चाहते थे, परंतु उनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, तो यह बात ठीक नहीं थी कि एक कलेक्टर का बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। डॉक्टर जब 16 उम्र के हुए थे, तब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा, फ्लैग, जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में लहराते हैं, उस फ्लैग को लेकर वह प्रभात फेरी मतलब प्रचार के उद्देश्य से गलियों में नारे लगाते घूमना। तब उन्होंने देश प्रेम पर पहली कविता सन 1921 में लिखी। वहीं से उनका कविताएं लिखना शुरू हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को हिंदी इस विषय से प्रेम था। उन्हें हिंदी बहुत पसंद थी, लेकिन वह जहाँ पर रहते थे वहाँ नागपुर के कॉलेज में हिंदी नहीं थी, तो हिंदी विषय के लिए वह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश मतलब एमपी से यूपी में आए। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के कॉलेज से ही उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब यहाँ पर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की मतलब उत्तीर्ण मतलब पास। उन्होंने एमए की परीक्षा पास की, तो एमए मतलब कौन सी एग्ज़ाम वह पास हुए? तो बच्चों, हम जब 10वीं पास होते हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड जब हम उत्तीर्ण होते हैं, तो क्या कहते हैं? हम एसएसई पास हुए। उसे 10वीं को हम एसएससी कहते हैं। जब हम 12वीं पास होते हैं तो क्या कहते हैं? हम एचएससी पास हुए, मतलब 12वीं स्टडीज़ को हम कहते हैं एचएससी। और जब 15वीं पास होते हैं तो हम बीए पास हुए ऐसे कहते हैं, मतलब जो 15 स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते हैं तब हम उसे कहते हैं बीए। तो बीए के बाद मतलब 15वीं के बाद की जो पढ़ाई होती है उसे एमए कहते हैं। तो यहाँ पर एमए का लेखक जब इंटरव्यू ले रहे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का, तब उसमें उन्हें पता चला कि यह रामकुमार वर्मा जी एमए उत्तीर्ण हुए थे। फिर बाद में डॉक्टर रामकुमार में साक्षात्कार में, मुलाकात में आगे कहा कि उन्होंने 1926 में शादी की और अपना घर बसाया। उन्हें बचपन से ही अभिनय मतलब एक्टिंग करने का शौक़ था, इसीलिए उन्होंने
उत्सवों और नाटकों में भी भाग लिया था। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब डॉक्टर रामकुमार लेखक से कहते हैं कि अब मुझे दूसरे काम के लिए जाना है, और ऐसे कहकर डॉक्टर जी लेखक को आशीर्वाद देते हैं और उसे विदा करते हैं। तो बच्चों, अभी हम अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 पर चलते हैं। अब हम अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 पर जो भी क्वेश्चन है उसे हम अब सुलझाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इस पाठ में जो मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे वह थे संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, उपदेश। अब इस पाठ में जो 2 मुहावरे आए हैं, ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल, मन में जो अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, उसे कहते हैं ज्वार उठना। सकते में आना मतलब घबराना या अति भयभीत होना मतलब डर जाना। अब देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में अपना पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब यहाँ पर संचाल पूर्ण करने के लिए कहा है, और आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या दिया है, देखो, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग उन्होंने कब लिया था, वो साल मतलब वो ईयर कौन सा था, वो हमें टेक्स्ट बुक में अभी देखकर लिखना है। तो देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको मिलेगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग उन्होंने कब लिया था। मिला सबको? ओके। तो यहाँ पर साल आएगा 1921, 1921 में उन्होंने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अब देखो, उस आकृति में दूसरा प्रश्न है, उसके नीचे ही है कि रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं। तो रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं बताओ। साल भी दिया है उन्होंने, 1930 यह साल दिया है। तो रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं मतलब 1930 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया 1930 साल में। देखो, 1930 साल अपने पाठ में कहाँ पर है, देखो पेज नंबर 12 पर क्या लिखा था उन्होंने 1930 में। 1930 में उन्होंने क्या लिखा, यस, कबीर का रहस्यवाद लिखा। देखो, मैंने उत्तर भी वहाँ पर दिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक पर यह उत्तर कहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करनी है। अब देखो, वहाँ पर विवाह, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का विवाह कभी हुआ था, कौन से साल में हुआ था, यस, 1926। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आगे देखो, 1925 मतलब 1925 में क्या किया था उन्होंने, कौन सी एग्ज़ाम उन्होंने पास की थी, यस, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उत्तीर्ण मतलब पास की थी। अब आपको यह प्रश्न आपके नोटबुक में नहीं लिखना है, मैं आपको यह जो आपके नोट्स है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करने वाली हूँ। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कारण लिखो। अब यहाँ पर कारण लिखो में पहला प्रश्न दिया है कि डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। तो डॉक्टर साहब राजनीति से, पॉलिटिशियन से क्यों दूर रहते थे, वो क्यों दूर रहे, तो यहाँ पर आपका उत्तर है
डॉक्टर साहब ने राजनीति से स्वयं को सदा दूर रखा। उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, मतलब उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी, उन्हें राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वे साहित्यकार हैं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब साहित्यकार थे, मतलब वो उन्हें आर्टिकल लिखना पसंद था, उन्हें लेखन करना पसंद था, तो इसीलिए वह राजनीति से दूर रहे। अब कारण लिखो में आपका दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। तो बताओ डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से, मतलब एमपी से उत्तर प्रदेश यूपी में क्यों आए थे? यस, क्योंकि हिंदी प्रेम ने डॉक्टर साहब को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। अब यहाँ पर आपका है कृति पूर्ण करो। अब मैंने यहाँ पर आपको कृति पूर्ण जो करने के लिए कहा है, देखो एक ट्री का वहाँ पर डायग्राम है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। मैं आपको यहाँ पर खाली प्रश्न को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 पर जो आपका तीसरा प्रश्न है कृति करो, देखो 3 नंबर देखो, कारण लिखो के नीचे वो जो ट्री शेप का जो डायग्राम है उसमें आपको देखना है। आपका प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। अब यहाँ पर भूतपूर्व मतलब भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस में, मतलब जो प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व मतलब पास्ट टेंस में जो प्रधानमंत्री हो कर गए हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, मतलब जो पाठ में आए हैं। तो पाठ में किन प्रधानमंत्रियों के नाम लिए गए हैं? आपने पाठ पढ़ा है ना, मैंने आपको पाठ पढ़ने के लिए कहा था। देखो कौन से प्रधानमंत्रियों के नाम वहाँ पर आए हैं जो भूतकाल में हो चुके थे। यस, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और मोरारजी देसाई जी। अब यहाँ पर मैंने आपको उत्तर भी दिए हैं, लेकिन यह आपको आपके नोटबुक में नहीं लिखना है, मैं आपको व्हाट्सअप करने वाली हूँ। ये मैं आपको जो आंसर्स है और जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से समझने हैं और उसे किस तरह से लिखना है, यह मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो आपका चौथा प्रश्न है कृति पूर्ण करो। जो चौथा नंबर है वह हम देख रहे हैं और वहाँ पर दिया है गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। अब गृहस्थ मतलब जब डॉक्टर साहब ने शादी की उसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन, उन्होंने अपना घर बसाया, तब इनसे प्रेम हुआ। किनसे प्रेम हुआ? तो सात्विकता और दूसरा है नैतिकता। सात्विकता और नैतिकता के ऊपर उन्हें प्रेम हुआ। अब यहाँ पर है भाषा बिंदु। यह जो प्रश्न है भाषा बिंदु, यह आपको आपके नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखना है। जब मैं आपको व्हाट्सअप इसके जो नोट्स है वो जब मैं आपको व्हाट्सअप पे भेजूँगी तब आपको यह जो प्रश्न है भाषा बिंदु, यह आपको आपके नोटबुक में जो ग्रामर पार्ट किया है उस ग्रामर पार्ट में लिखना है। ओके, और बाकी जो अभी हमने जो प्रश्न देखे वो आपको किस में लिखने हैं? नोटबुक में, लेकिन अभी नहीं, जो मैं आपको सेंड करूँगी वो आपको लिखने हैं। ये जो वीडियो के नोट्स हैं वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर निम्न शब्दों के कृदंत तद्धित बनाओ। अब यहाँ पर कृदंत और तद्धित, ये मैं आपको ओरली इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और डीप में मैं आपको इसे बताने वाली हूँ।
अब यहाँ पर कृदंत और तद्धित, यह प्रत्यय के दो प्रकार है। अब आप पूछेंगे प्रत्यय मतलब क्या है, तो प्रत्यय मतलब शब्द के बाद जो शब्द या अक्षर लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये मैं टॉपिक आपका बाद में लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल कृदंत और तद्धित, तो यहाँ पर कृदंत मिलना यह शब्द दिया है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में, और उससे हमें कृदंत शब्द बनाना है, तो मिलनसार या मिलने वाला। अब यहाँ पर दूसरा है ठहरना, इसका हमें कृदंत बनाना है ठहराव। देना, इसका हमें कृदंत शब्द हम बनाएंगे देने वाला। कहना, हम इस कहना का हम शब्द बनाएंगे कहने वाला। बैठना, बैठना का हम शब्द बनाएंगे बैठाना। अब यहाँ पर कृदंत मतलब प्रत्यय, तो प्रत्यय मैंने आपको ओरली बताया है कि जो शब्द के बाद हम शब्द या अक्षर लगाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और कृदंत और तद्धित भी प्रत्यय के दो प्रकार है। तो यहाँ पर मिलना, मिलना यह शब्द है, और मिलना इस शब्द से हमने मिलनसार, तो मिलन के बाद हमने सार यह शब्द लगाया है। तो यहाँ पर मिलनसार से अच्छा हम लेते हैं मिलने वाला। तो देखो यहाँ पर वाला, सार, ठहराव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वाला यह शब्द हम शब्द के बाद लिखते हैं। अब तद्धित, तद्धित यह क्या है, प्रत्यय का ही प्रकार है, मतलब शब्द के बाद जो हम शब्द लगाएंगे उसे हम तद्धित कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यह मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक लेक्चर इसके ऊपर मैं आपका लेने वाली हूँ। यहाँ पर है भाव, भाव का हमने क्या लिखा है भावुक, तो देखो भावुक, भाव का भाव को हमने कौन सा शब्द लगाया उक। दूसरा तद्धित शब्द है शौक, शौक से हमें तद्धित शब्द बनाना है शौकीन। देखो शौक का हमने इस शब्द को, शौक इस शब्द को हमने कौन सा शब्द लगाया है इन, तो यह शब्द बनता है शौकीन। तीसरा है घर, इसका हमने तद्धित शब्द बनाया घरेलू, उलू। नेक्स्ट है धन, धन का हमने तद्धित शब्द बनाया है धनवान, तो देखो धन को हमने वान शब्द लगाया है। नेक्स्ट है इंसान, इंसान से हमने शब्द बनाया इंसानियत। ओके, तो देखो कृदंत और तद्धित यह जो आपको शब्द दिए हैं उन शब्दों से पहले हमने क्या किया, इसमें से कृदंत और तद्धित शब्द अलग निकाले। देखो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 पर कृदंत और तद्धित बनाओ, तो नीचे जो शब्द आपके टेक्स्ट बुक पे जो दिए हैं 13 पेज पर, मिलना, ठहराना, इंसान, शौक, देना, कहना, भाव, बैठना, घर, धन, तो ये सब जो शब्द है उन शब्दों से पहले हमने कृदंत अलग निकाले हैं और तद्धित अलग निकाले, फिर बाद में उन शब्दों के हमने क्या बनाए हैं कृदंत और तद्धित बनाए। तो देखो मिलना मिलनसार या मिलने वाला, ठहरना ठहराव, देना देने वाला, कहना कहने वाला, बैठना बैठाना। तद्धित शब्द से जिन शब्दों से हम तद्धित शब्द बनते हैं वो शब्द है भाव, भावुक, शौक, शौकीन, घर, घरेलू, धन, धनवान, इंसान, इंसानियत। तो स्टूडेंट्स, इन शब्दों का मतलब कृदंत और तद्धित यह प्रत्यय के जो दो प्रकार है, इनका भी मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बनाकर यह ग्रामर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मैंने आपको ओरली बताया, थोड़ा सा इसका मैंने आपको क्या बताया है स्टार्टिंग बताया है। ओके, तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको नोट्स एक्सप्लेन किए उसे आपको नहीं लिखना है, मैं आपको जो व्हाट्सएप पर अभी लेक्चर के बाद जो मैं आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भेजने वाली हूँ उसे आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको इस पार्ट में जो
शब्द मैंने बताए थे और उनके अर्थ बताए थे, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कराती हूँ। तो इस पाठ में नैतिकता, नैतिकता मतलब सदाचार, शील, पुण्यशीलता, मतलब व्यक्ति के कर्म जो रहते हैं, मतलब अच्छे कर्म या व्यक्ति के अंदर यह जो गुण है, इसे अच्छे कर्मों को क्या कहते हैं? नैतिकता। अच्छे कार्य जो व्यक्ति करता है इसे हम कहते हैं उसकी नैतिकता। उसके बाद है सात्विकता। सात्विकता मतलब सात्विक होने का भाव, सत्व गुणों को या सत्व गुणों से पूर्ण होने का भाव। मतलब यह जो व्यक्ति सातों गुणों से, मतलब जिसके अंदर सब अच्छे गुण होते हैं, जो गुणों से परिपूर्ण होता है, गुणों से संपन्न होता है, उसके अंदर संपूर्ण अच्छे गुण, मतलब सातों गुण उसके अंदर रहते हैं, उसे कहते हैं सात्विकता। अब यहाँ पर देखिए, जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी एमए की परीक्षा पास होते हैं, तो यहाँ पर देखो, यह जो पोशाक पहना है उस तरह का पोशाक पहन के उस डिग्री उत्तीर्ण हो जाने का परिमाण हमें मिलता है। तो यहाँ पर एमए का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब कलाओं का गुरु। तो एमए का अर्थ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और मतलब यह मास्टर ऑफ आर्ट्स यह एमए का फुल फॉर्म है, और उसका हिंदी में अर्थ होता है कलाओं का गुरु। मतलब यह जो गुरु, मतलब यह जो शिक्षक है, यह सर्व गुणों से, सर्व कलाओं से परिपूर्ण होता है। अब यहाँ पर है यह प्रभात फेरी। अब देखो, प्रभात फेरी यह भी शब्द हमारे टेक्स्ट बुक में आया है। तो प्रभात फेरी का मैं आपको एक बार फिर से अर्थ बताती हूँ कि प्रचार आदि के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके गाते बजाते और नारे लगाते हुए बस्तियों में चक्कर लगाना या घूमना। मतलब सब लोगों को इकट्ठा करना और वो प्रचार या नारे लगाते हुए गली में या गाँव में या गली में इकट्ठा करके वहाँ पर बस्तियों में क्या करना? चक्कर लगाना या लोगों को लेकर घूमना, इस तरह का झंडा लेकर। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब यहाँ पर देखो आंदोलन। तो आंदोलन करने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आंदोलन मतलब एग्जैक्टली क्या है? तो जो हमारा उद्देश्य या कोई हेतु जो होता है उसे पाने के लिए हम क्या करते हैं? जो प्रयत्न करते हैं, मोर्चा निकालते हैं, तो यह हमारा आंदोलन होता है, इसे कहते हैं आंदोलन। तो स्टूडेंट्स, यह मधुबन, यह पाठ हमें एक बार फिर से रीड करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगला हमारा पाठ पढ़ेंगे। तब तक इसमें जो भी कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं उसे आपको बार बार रिवाइज करना है, और यह पाठ फिर से एक बार पढ़ना है।